Now we are going to start the chapter that is tertiary activities, in which we studied about different types of tertiary activities. So first of all, can you tell me the 4 different types of tertiary activities about which we studied in detail in previous classes? Yes, Nandini Dhiman, आप बताइए जरा. नंदिनी, क्या नाम है आपका? अंजलि. हाँ अंजलि बताइए. What are the different types of टर्शरी एक्टिविटीज जिसके बारे में हमने अभी डिटेल में पढ़ा है इतनी क्लासेस में? तनुज, अभय, इस अभय, आपको सुनाई दे रहा है? पहला क्या इन्होंने बताया? ट्रांसपोर्ट. इससे पहले क्या बताया आपने? कम्युनिकेशन. इससे पहले क्या बताया इन्होंने? वो नहीं सुना आपने? फर्स्ट क्या बताया आपने? ट्रेड एंड कॉमर्स. देन सेकंड वाज देवांश ट्रांसपोर्ट. देन ज्योति कम्युनिकेशन एंड देन लास्ट वाज सर्विसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सो इसमें से कोई भी आपका क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी activities. So now we will study about the people or the different types of services under tertiary activities. Now one by one, today most people are service workers. Services are provided in all societies, but in more developed countries a higher percentage of workers is employed in providing services as compared to less developed countries. तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई. देखो यहाँ पे आपको अभी सेंटेंस फॉर्म में लग रहा है, बट इसी को रीजनिंग एजर्शन फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. लाइक यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी डेवलप कंट्रीज है वहां पे मोस्टली पीपल किस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं? टर्शरी. इट मींस दे प्रोवाइड सर्विसेज. ठीक है. तो डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में जो आपके डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे सर्विस सेक्टर में लोग कम काम करते हैं, और जो डेवलप कंट्रीज है लाइक यूरोपियन कंट्रीज या जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है देयर पीपल आर मोस्टली एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर. ये तो आप टर्शरी एक्टिविटीज ही नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि वहां पे और 2 सेक्टर्स डेवलप है डेवलप कंट्रीज में. कौन से सेक्टर्स है बताइए? क्वाटनरी एंड क्वीनरी, जिसे हम चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप हिंदी में कहते हैं. ठीक है. और ये आपको दोनों ही जो है लेस डेवलप कंट्रीज में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ना के बराबर. तो मोस्टली क्योंकि वहाँ के आप जैसे मैंने आपको बताया कि वो ऑलरेडी डेवलप देश हैं, अब उनके पास ये सिर्फ उनको ये नहीं टेंशन में रहना है कि हमें अपने लिए खाने के लिए या रहने के लिए घर बनाना है, तो वो अब उस चीज़ों से हट के वो कुछ जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं. हमारे देश में क्या मजबूरी है कि एक मिडिल क्लास है, बेसिकली वी फेस पॉवर्टी एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज. तो हमारे सामने मेन एम क्या होता है कि हमें कोई ऐसी स्टेबल जॉब मिल जाए जिससे हमारा फ्यूचर बन जाए. ठीक है ना. तो हम अभी उसी चीजों में लगे हुए हैं. लेकिन इन देशों के जो लोग हैं वो अब इन फैक्टर से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी दे आर सेफ. उनकी गवर्नमेंट का जो है बहुत ही ज्यादा सोशल जो है उनका बैकअप इतना मजबूत है कि वो उस चीज को छोड़कर वो जो अपने खुशी के लिए जो चीजें होती हैं वो करते हैं ना. जैसे आपने देखा कि वाइल्ड फोटोग्राफी है, तो पता कौन कौन से ऐसी चीजें इस पे रिसर्च करना या उस पे वो करना, वो घूमते रहते हैं. मतलब आपको लगेगा कि काम क्या करते हैं, कहाँ से पैसे कमाते हैं, तो उनका है, उनके प्रॉस्पेरिटी है तो वो इतना कर लेते हैं. हम अगर सोचे कि हम हट के कुछ काम करें तो फिर अगले दिन हमारे पास हमारे फ्यूचर की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ना घर होता है ना हम लोगों के पास किसी चीज की सेफ्टी है. तो इसीलिए अभी तक हम उन चीज़ों पे नहीं पहुंच पाते. इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीज़ अभी इतनी विकसित नहीं है जितना डेवलप देशों में क्वार्टनरी एंड क्वीनरी एक्टिविटीज. हम लोग अभी भी डॉक्टर, इंजीनियर, सेफ जॉब की क्लर्क में ही, गवर्नमेंट में ही भले ही क्लर्क मिल जाए लेकिन हमारा फ्यूचर सेफ हो जाए, क्योंकि हमारे देश में गरीबी है. तो ये हम लोग अभी भी फेस कर रहे हैं. द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर हैज बीन increasing while it has remained unchanged or decreasing in the primary and secondary activities. But now in developing countries also like India में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि now the share of quaternary tertiary activities are slowly increasing. आज के टाइम में हमारे मैक्सिमम लोग किसमें एम्प्लॉयड है? टर्शरी एक्टिविटीज में. वो हाई लेवल जो भी टर्शरी जैसे सर्विसेज हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, इंश्योरेंस, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ों जो है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन बहुत सारी चीज़ें आई हैं सामने, तो लोग उसमें कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं. तो टर्शरी एक्टिविटी हमारे देश में काफ़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है. सेकंड नंबर पे क्या है? सेकेंडरी. और थर्ड नंबर पे प्राइमरी एक्टिविटी अब नीचे जा रही है, डिक्लाइन हो रही है. नाउ सम सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज.
For example, first example is tourism. So tourism is now one of the fastest growing industry of any country. Alright. So हम इंडिया एशियाटिक कंट्रीज में तो ये तब भी अब जाके इतना फेमस हो रहा है, बट अगर आप कुछ कंट्रीज देख लें, स्विट्जरलैंड है या फिर आप डेनमार्क ले लें, फ्रांस ले लें, कुछ ऐसे देश है जहां पे उनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, टूरिज्म के ऊपर. इनफैक्ट उत्तराखंड अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, गोवा, उत्तराखंड, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां जो आप किस पे रेवेन्यू के लिए आप किस पे डिपेंडेंट हो, टूरिज्म. बिकॉज देयर इज वेरी लेस प्लेन एरिया. आप एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत वास्ट एरिया में नहीं कर सकते आप. एंड फॉर्चुनेटली उत्तराखंड जो है फॉर्चुनेट लैंड है, बिकॉज इट हैज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, सोर्स ऑफ रिवर गंगा ओरिजिन. सो इट्स अ पिलग्रिमेज प्लेस फॉर हिंदू फॉर हिंदू रिलीजन. तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और उसी टूरिज्म से फिर और चीजें, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी हो गई है, बंजी जंपिंग है, चाहे आपका राफ्टिंग है, और जो है टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री सब यहाँ पे डेवलप हो गई. अब होटल्स होते हैं तो रेस्टोरेंट्स होते हैं, है ना. तो ये ऑटोमेटिकली सब ग्रो करता है. तो टूरिज्म इज नाउ वेरी बिग इंडस्ट्री, और ये हमारे डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट को अब समझ में आ चुका है. इट हैज बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स, 250 million, and total revenue of 40% of the total GDP. So it could be a previous data, बहुत recent data तो है नहीं ये, but आप सोच सकते हो कि बहुत सारे लोगों को, millions of people are engaged in India in tourism sector, because हमारी standard of life क्या हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है पहले कंपैरिजन में. आज से 10 साल 20 साल पहले हम लोग की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो थी, अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत ही निचले लेवल पे थी. तो हम लोग इतना सोचते नहीं थे कि हमें गोवा जाना है तो हमें मसूरी जाना है, इतना लोग नहीं सोचते. लेकिन आज के टाइम में जब से आपका जो है कम्युनिकेशन, ये सब ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलप हुआ है, हम लोग बहुत चीजें न्यूज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो हमारा उतना ही मन करता है कि हम यहाँ पर या वहाँ कहीं ना कहीं घूमने जाए. तो नॉट ओनली इन इंडिया, अब इंडिया लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी टूर करने के लिए जाते हैं, है ना. तो टूरिज्म बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा है. Besides, many local person are employed to provide services like accommodation, as I said, hotel industry, then meals, restaurants open हो जाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन तो हो गई, है ना. आपको पता नहीं यहाँ पे ओला, उबेर सब क्यों बैन है, ताकि यहाँ पे जो लोकल जो है ड्राइवर्स हैं उनको, उनके साथ कोई कंपटीशन ना हो, है ना. और वो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो उन्हीं के थ्रू जो है वो माउंटेन्स, आप सबको आई थिंक माउंटेन्स में जाने की परमिशन भी नहीं होती, अगर आप आउटसाइड के अगर हैं तो भी उसमें दिक्कत होती है. तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके. Then entertainment and special shops serving the tourist. आप जाते हो, आप राम झूला, लक्ष्मण झूला, आप देखते हो वहाँ पे स्पेशल सुवेनियर्स की शॉप्स होती हैं, जहाँ पे आपको बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड या फिर कुछ मतलब ऐसा मिलता है जो कि आप यहीं से, या कहीं भी आप टूरिस्ट प्लेस में जाइए तो आपको कुछ, आपके घर में 1000 पड़े होंगे लेकिन आप वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते हो, क्योंकि आपको लगता है वहाँ का ये स्पेशलिटी है. तो ये हर जगह ऐसी शॉप्स ओपन हो रही हैं. टूरिज्म फॉस्टर्स द ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज. अब टूरिज्म से मैंने आपको कहा, अगर कोई एरिया टूरिस्ट प्लेस है, आप वो छोड़ दो, आप कहीं डैम बनाते हो ना, डैम गवर्नमेंट बनाती है, उसमें जो रिजर्वायर बनाती है उसको भी वो क्या ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर देती है, एज ए टूरिस्ट प्लेस और रिक्रिएशनल प्लेस. अब आपने टिहरी डैम बनाया, उसमें जो झील है, आप लोग जाते हैं ना उसमें फॉर रिक्रिएशन, उसमें बोटिंग होती है, जो भी होता होगा, तो आपने वहाँ पे, अब जब आप बोटिंग के लिए लोगों को के बीच में उसको फेमस करेंगे, तो आप वहाँ क्या बनाओगे, होटल्स बनाओगे, या आप वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बनाओगे, ताकि लोग अगर वहाँ पे आएंगे तो आप ऑब्वियसली बात है वहाँ पे खाना पीना भी खाएंगे, है ना. तो उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर एरिया से पूरा ग्रो हो जाता है. अब आप देहरादून जाइए, वहाँ पे वो क्या, वो जो रोवर्स केव है, या वो है क्या, एक पानी का सोर्स है, लेकिन उसको डेवलप कर दिया गया थोड़ा सा करके, वहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन, वो क्या हो गया, टूरिस्ट प्लेस हो गया. तो टूरिज्म एक होता है कि कुछ भी हटके चीज होती है ना, तो उसको एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर दिया जाता है. तो टूरिज्म से और कौन सी इंडस्ट्रीज फ्लरिश होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर आपको कहीं भी टूरिज्म ओपन करना है तो आपको वहाँ पे सड़कें बनानी पड़ेंगी, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा. देन रिटेल ट्रेडिंग को वहाँ पे फायदा होता है, रिटेल ट्रेड जो वहाँ पे शॉप्स होती है छोटी छोटी, उनको फायदा होता है. क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को काफी फायदा होता है, जो सुवेनियर्स है ना, लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ कुछ लेके जाते हैं ना. अब यहाँ आते तो माला लेके चले गए, हरिद्वार से हम वही पिलग्रिमेज की माला लेकर आए, तो हाथ पे पहनने वाला लेके चले गए, कुछ भगवान की आइडल लेके चले गए, गंगा जल लेके जाते हैं. अब गंगा जल के लिए वहाँ पे आप देखते हो प्लास्टिक के बेचने वाले रहते हैं कि भाई आप इसमें लेके जाइए. तो उससे धीरे धीरे सब अदर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है. इन सम रीजन्स tourism is seasonal because the vacation period is dependent on favorable weather conditions, but many regions attract visitors all the year round. तो आप कुछ अपने उत्तराखंड में बता सकते हैं कौन से एरियाज हैं जो सीजनल होते हैं, सीजनल आप वहाँ पे टूरिज्म कर सकते हो.
मसूरी चलिए ओके सीजनल होता है, जैसे स्पेशली आप किस सीजन में उसको प्रेफर करते हो वहां जाना? ड्यूरिंग समर। अगर आप वैसे देखो तो आप किसी भी ठंडे एरिया में कब जाना पसंद करोगे? समर में नहीं जाओगे क्या? जो आपके प्लेन एरियाज के लोग होंगे वहां पे गर्मी पड़ेगी, तो वो फिर कहाँ जाएंगे रिलीफ के लिए? ठंडे एरियाज में। तभी तो मसूरी है, डलहौजी है, आपके जो भी आपके जम्मू कश्मीर के जो भी आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो बेसिकली किस मौसम में ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। कहते हैं ना कि हमारा ये सीजन चल रहा है, होटल्स के रेट बढ़ जाते हैं, खाने पीने के रेट्स बढ़ जाते हैं, तो ये सब कब होता है? ड्यूरिंग आपका समर सीजन। ठीक है। अब जैसे कि आपको जाना है किसी कोस्टल एरिया में, है ना, गोवा जाना है आपको, किसी कोस्टल एरिया में जाना है, तो आप किस मौसम में जाओगे? विंटर्स में, क्योंकि समर में वहां बहुत गर्मी होती है, और आप विंटर्स में जनवरी में आप दिसंबर में जाओगे तभी आपको वहां पे बेनिफिट होगा, मतलब आपको वहां पे कम गर्मी लगेगी। तो आप सीजन, आप मौसम जो होता है वो देखकर जाते हो। अब लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि मसूरी में अब हमने कभी बर्फ नहीं देखी, है ना, हमें बर्फ देखना है तो हम शिमला जाएंगे या मसूरी जाएंगे, क्योंकि वहां पे स्नोफॉल हो रहा है, तो हम विंटर में जाएंगे, है ना। तो वो हर टूरिस्ट का अपना प्रेफरेबल वो होता है कि जो चीज नहीं देखा होता है वो उसमें देखना चाहता है, उस समय जाना चाहता है। जैसे राजस्थान है, अब राजस्थान आप मौसम में, किस मौसम में जाना चाहोगे? विंटर्स है या थोड़ा सा ठंडा मौसम है, क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत होती है ना। स्विट्जरलैंड आप कब जाना चाहोगे? आप समर में बेसिकली जाना चाहोगे, लेकिन आप विंटर में भी जाना चाहोगे, क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आपको स्केटिंग करनी है या फिर आपको जो वो चीजें होती है ना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो कि स्नो में होती हैं, तब आपको उसके लिए विंटर में ही जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी चारधाम यात्रा है तो बंद हो जाती है ना विंटर के टाइम में, तब आपको केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तब आप वहां पे उस समय जाओगे जब वो ओपन होता है। नाउ टूरिस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, the warmer places around the Mediterranean coast and the west coast of India are some of the popular tourist destinations in the world। ये जो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया कह रहे हैं वो कौन सा एरिया? पूरा मुंबई से लेकर केरल का जो कोस्टल एरिया है, जिसमें गोवा पड़ता है, कर्नाटका का कोस्टल एरिया पड़ता है, क्योंकि वहां पे क्या है? कोस्ट, तट है वहां पे, तो समुद्र देखने के लिए लोग जाते हैं। एंड भूमध्य सागर के आसपास का एरिया बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। Other places include winter sports region found mainly in the mountainous areas and various scenic landscapes and national park। नेशनल पार्क गए हो कभी किसी? कहाँ गए हो? राजा जी गए हो? ये जो यहीं पर है ना मोतीचूर के पास, तो कैसा है वो? मतलब वहाँ पे एनिमल्स दिखते हैं अपने आप को छोड़कर, मतलब yes, आप गए हो प्रियांशु? अच्छा, बाहर से देखा है, बोर्ड देखा ना, मतलब हाँ, तो हमने भी देखा हुआ है, बोर्ड ही देख के आ जाते हैं। सो बेसिकली जो है तो आप जैसे नेशनल पार्क जाते हो, और आपका एक और ऊपर कौन सा उत्तराखंड में यहाँ पे जो नैनीताल साइड में पड़ता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो तो बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क है ना। तो आप ये देन हिस्टोरिक टाउन्स भी हम देखने जाते हैं, लाइक मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज साइट्स है, एंड कल्चरल एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल आगरा एंड दिल्ली आप जाओगे तो वहां पे बेसिकली आपको क्या मिलेंगे? वो जोग्राफिकल उसके लिए फेमस नहीं है, वो किस लिए फेमस है? फॉर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। दिल्ली में कौन कौन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है? यस, कुतुब मीनार है, लाल किला है, हाँ, जंतर मंतर है, तो और भी ऐसे आपके जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। सिमिलरली अगर आपको फोर्ट किले देखने तो आप कहाँ जाओगे? राजस्थान, है ना। तो ये सब आपको एरियाज है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। अब ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से होते हैं कि जो टूरिज्म को प्रभावित करते हैं? फर्स्ट इज डिमांड एंड सेकंड इज ट्रांसपोर्ट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। सिंस द लास्ट सेंचुरी, ये चीज ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आज से जैसे हम लोग जब छोटे थे तो इतना डिमांड नहीं था टूरिज्म का, ठीक है। अब 10 साल के अंदर, क्योंकि डेवलपमेंट हुआ 10-15 साल में और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ है, तो उससे किसकी डिमांड बढ़ी है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की। और जब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की डिमांड बढ़ी है तो इसीलिए किसको फेवर मिला है, बूस्टअप मिला है? टूरिज्म को, ठीक है। तो टूरिज्म की ग्रोथ कब होती है? जब डिमांड होता है। अगर आपका देश गरीब है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो क्या वो अपने काम करेंगे कि जाएंगे घूमने के लिए? है ना, गरीब फैमिलीज क्या घूमना अफोर्ड कर सकती हैं? हम लोग मिडिल क्लास हैं तो हम जाएंगे इंडिया में आसपास कहीं घूमने, जो हमसे अच्छे हैं वो कहाँ जाएंगे? फॉरेन कंट्रीज जाएंगे, है ना। तो डिपेंड करता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। सो द डिमांड फॉर हॉलीडेज हैज इंक्रीज रैपिडली, improvement in the standard of living and increased leisure time permit many more people to go on holidays for leisure. So as the standard of living has increased, our purchasing power has increased. Now the demand for tourism has automatically, it has gone up.
नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। देन सेकंड जो है फैक्टर टूरिज्म को जो अफेक्ट कर रहा है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जब से ट्रांसपोर्टेशन बेहतर हुआ है तब से टूरिज्म आपका क्या हो गया है, बेहतर हो गया, इंक्रीज हो गया है। पहले अगर आपको कहीं जाना है तो आप सोचोगे कि हमें यार वहाँ पे मतलब बसेस हैं कि नहीं है, फ्लाइट जाती कि नहीं जाती है, या फिर वहाँ पे जो है ट्रेन जा रही है या नहीं जा रही, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें थी। तो पहले लोग इतना टूर नहीं करते थे, लेकिन जब से रेलवे, एयरवेज, देन आपका जो आपके ये बसेस हैं, डिफरेंट बसेस, उनमें डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बन गई हर जगह, तब से टूरिज्म जो है काफी डेवलप हो गया है। द ओपनिंग अप ऑफ टूरिस्ट एरियाज हैज बीन एडेड बाय इंप्रूवमेंट इन द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रेवल इज इजियर बाय कार विद बेटर रोड सिस्टम। अगर आप कहीं टूर के लिए जा रहे हो, आपको लग रहा है गड्ढे गड्ढे कार में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप दोबारा वहां जाना पसंद करोगे, और आप किसी को बोलोगे भी नहीं कि वहां पे जाओ। लेकिन अब आप जैसे कि आ रहे हो यहाँ पर, आप लग रहा है बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आपके लिए क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, अच्छी सड़कें होती हैं तो, और आपको एक फ्रेशनेस भी फील होती है, और आप घूमने में आपको अच्छा लगता है, तो आप सबको रिकमेंड भी करोगे कि भाई आपको यहाँ पे जाना चाहिए। तो जो बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अब इंडिया में इतने कम टूरिस्ट क्यों आते हैं, लेकिन बहुत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है ना। अब आप चले जाइए वहां पर यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज की सड़कें क्या है, बिल्कुल ऐसी है कि मतलब जितनी हमारी हाईवे एक होती है ना, एक सिंगल लेन, डबल लेन, जो हमारी डबल लेन होती है ना, उनकी एक सिंगल लेन होती है, इतनी मतलब वाइड। और वहाँ पे गाड़ियां जो है, यहाँ पे आप हाईवे पे चला लो, जैसे आप सिटी के अंदर आओगे तो क्या होगा, सब सारी गाड़ियां क्या बन जाती हैं, बैलगाड़ी, है ना। लेकिन वहां पे क्या है, जैसे जर्मनी की आप रोड देख लीजिए, जर्मन सड़कों में क्या होता है, आप 160 किलोमीटर के नीचे आप चला नहीं सकते अपनी गाड़ी, मतलब वहां पे एक तो भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, और सीनरी तो है ही वहाँ की अच्छी भी यूरोपियन कंट्रीज की, तो वहां पे 160 से नीचे आपकी गाड़ी नहीं चलती है। ये वॉल्क्सवैगन, BMW सब वहीं की कारें, ठीक है। लेकिन जर्मनी के बाद जो उसके अलग देश हैं, जो उसके आसपास के, वहां पे 120 किलोमीटर मिनिमम मतलब आराम से आप चला सकते हो। यहाँ की जैसे आपकी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, है ना, ये सब गाड़ियां हैं, आपको पता है ना इनका वो हर गाड़ी की अपना एक वो होता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, रेंज की, जैसे कि 1200 सीसी की है ना, 1400 सीसी की है। तो ये जो फॉर्च्यूनर सब गाड़ियों की इनके ये 2000-3000 सीसी की होती है, लेकिन वो इंडियन सड़कों पे चली नहीं पाएंगी, है ना। और वो कभी कभी चलाते हैं उस पर, वो आपने सुना यमुना एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली से लखनऊ ये सब जाता है, और इसलिए उस पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें खाली रहे मिल जब चलाओ। लेकिन वो जो कारें बनी है स्पेशली यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के लिए, जहाँ पे आप 160 की स्पीड से आप एकदम चला रहे हो, ना ट्रैफिक है ना कुछ, तो वहाँ पे इतने टूरिस्ट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना पॉल्यूशन है, वहाँ पे आराम से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इतनी अच्छी है। वहाँ पे स्विट्जरलैंड देखिए, फ्रांस, जर्मनी, सब लोग घूमने, स्पेन, इंडिया में बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे आपको सड़कों के नाम पे इतनी गलियां भी हैं, है ना। तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब यहाँ के टूरिस्ट बाहर जाते हैं तो बताते नहीं होंगे कि इंडिया में कैसा है ना। तो then more significant in recent years has been the expansion in air transport. For example, air travel allows one to travel anywhere in the world in a few hours of flying time from their home. The advent of package holidays has reduced the cost. अब पैकेज आप जानते हो ना, पैकेज जब आप कहीं भी मान लो आपको यूरोप घूमना है, तब आप जाओ इंग्लैंड जाओ, या मे भी हम लंदन घूम कर आ रहे हैं, या हम सिर्फ फ्रांस जा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या लग जाएंगे, पैसे ज्यादा लग जाएंगे। लेकिन वही अगर आप किसी टूर कंपनी से बुक कराओगे तो आपको 2.5 लाख में ही, मान लो आपका 2.5 लाख में ही पूरा 2 लाख 3 लाख जो भी उनका कॉस्ट पड़ रहा है, उसी में आपको वो क्या करेंगे, पूरा यूरोप टूर करा देंगे, क्योंकि उनका कॉन्टेक्ट रहता है, तो वो कम रेट पे ही आपको, उनको सब पता है कि हमें इस लोकेशन होता है ना कि इस लोकेशन से यहाँ जाना है, हमें यहाँ, अब हम नई जगह गए, हमें पता ही नहीं है, हम घूमते रह गए कि भाई कौन सा टूरिस्ट प्लेस है, कहाँ क्या पकड़ना है, कहाँ कैसे जाना है, और कौन सा होटल में जाना है, हमें पता ही नहीं है ना। होटल ही ढूंढते रह गए, उसी में पूरा टाइम चला गया, ऊपर से महंगे रेट में हमने बेकार होटल ले लिया, बहुत सारी चीजें होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर हम नई जगह पे जा रहे हैं। तो अगर आपने, या फिर हमें अपने ही देश में कहीं जाना है, तो आप टूर कर लीजिए, उसमें आपको गाड़ी, जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरे या रेलवे स्टेशन पे उतरे, आपको गाड़ी तैयार मिलेगी, आपको पूरा होटल में भी वो लेके जाएंगे, सब कुछ करेंगे, और आपको एक प्रॉपर रेट पर आपको सारी फैसिलिटी अवेल हो जाएगी, आपको कहीं मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो पैकेज टेक्नोलॉजी से तो और जो है टूरिज्म को बूस्टअप मिला है। तो ये क्या थे, डिमांड एंड ट्रांसपोर्ट, दे आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। अब इसी से सिमिलर है आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो इसमें बहुत बच्चे जो है गलत लिख देते हैं, पूछा जाता है कि व्हाट आर द टूरिस्ट अट्रैक्शंस, तो वो उसमें क्या लिख देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। तो टूरिज्म को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट एंड डिमांड। जब डिमांड और ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होता है तब टूरिज्म जो है वो इंक्रीज होता है। नाउ टूरिस्ट अट्रैक्शंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
कुछ प्लेसेस होते हैं ना, अब हम हर जगह घूमने जाते हैं क्या? अब आप बोलो कि मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, वो टूरिज्म के लिए फेमस है क्या? नहीं फेमस है। तो हर प्लेस में टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं होता है। तो कुछ कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, बताओ जरा। जैसे मैं एक मिनट, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको किस जगह जाना है घूमने, तो आप क्या नाम बताओगे, क्या बताओगे और क्यों जाना चाहोगे वहां पे? चलिए प्रियांशु आप बताइए, आप बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। आप दुबई जाना चाहेंगे, क्यों? डिज्नीलैंड देखने। ओके, चलिए वेरी गुड। जैसा आपने आपका पूरा ये बढ़ा हुआ, आप लग भी रहे हो कि दुबई जैसे ही लग रहे हो आप, सऊदी अरेबिया है फैशन वैसे ही लग रहा है। तो और देवांश आप कहाँ जाना चाहेंगे? स्विट्जरलैंड। तो आप स्विट्जरलैंड क्यों जाना चाहेंगे? एक्साइटेड मत हो। अच्छा, आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं, तो स्नोफॉल तो आप यहाँ शिमला में भी देख सकते हैं, वहां ज्यादा अच्छा है। चलिए, ओके वेरी गुड। किरण आप बताइए जरा, आप लंदन जाना चाहती हैं, क्यों? क्या है वहां पे? ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रीज। बेसिकली लंदन जो है, इट इज अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, है ना, मतलब सिट डाउन। तो कि आप लंदन वैसे कोई टूरिस्ट वो नहीं, मतलब वो नहीं है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वहाँ पे बहुत आपको जैसे कि एक तो पहले आपको लगे हाँ भाई इन्हीं के गुलाम थे हम, तो आपको मतलब जाके वहाँ पे अच्छा लगा कि हम लंदन में आ गए। तो देन उसके बाद आपको हिस्टोरिकल जो है काफी सारे मॉन्यूमेंट्स भी वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक मतलब अच्छी फीलिंग आती है, मैं गई नहीं हूँ तो बता रही हूँ, आएगी फीलिंग अगर आप जाओगे तो देन काबुल, तो तुम तो अभी वहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाओ, अभी सबसे अच्छी कंडीशन है तुम्हारे लिए। वहां पे अभी तालिबान का वो है, तो वहीं चले जाओ बेटा अभी चलो ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ देहरादून में कहाँ गए हो अभी? क्या क्या लच्छी वाला? तो आप लच्छी वाला गए, तो लच्छी वाला अच्छी प्लेस है। चलिए, तो अब मजाक हो गया। अब बताइए, अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस में फर्स्ट थिंग इज, जैसे कि अभी देवांश ने कहा that he wants to go to Switzerland because of the climate, snowfall. So climate is one of the major attraction of tourism. For example, all the hilly areas, है ना, जो भी वर्ल्ड के हिली एरियाज है, इंडिया में हिली एरियाज हैं, दे आर फेमस फॉर टूरिज्म बिकॉज ऑफ देयर क्लाइमेट। ठीक है ना, वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट होता है ऑल द सीजन 12 मंथ, और इसलिए जो गर्मियों में बेसिकली समर सीजन में जो यहाँ पे जो प्लेन एरिया से लोग होते हैं, जो बहुत मतलब कि समर फेस करते हैं, वो कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? इन द माउंटेनियस एरियाज फॉर सम रिलीफ। वर्ल्ड में देखो, मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन से भी लोग कहाँ आते हैं? जैसे कि यूरोप में जैसे कि जब विंटर का सीजन होता है ना, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड जब पड़ती, पूरा यूरोप बर्फ से ढका होता है, उस समय ओनली एंड ओनली भूमध्य सागर के आसपास का जो एरिया होता है ना, वो ओपन होता है वहां पे, क्योंकि चक्रवात उठते हैं ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि वहां पे चक्रवात उठते हैं, और वहां पे विंटर्स के टाइम में भी मौसम क्या होता है? वार्म होता है, मतलब हल्का गर्म होता है। तो यूरोप से लोग कहाँ पे आना पसंद करते हैं? सदर्न पार्ट ऑफ इटली, सदर्न पार्ट ऑफ स्पेन एंड सदर्न पार्ट ऑफ पोर्टुगल, या नॉर्दर्न अफ्रीका, जो कि भूमध्य सागर के आसपास का एरिया, क्योंकि वहां पे हल्की गर्मी होती है। देन the Mediterranean climate offers almost consistent high temperature than in other parts of Europe. Long hours of sunshine. आपको पता है जैसे नॉर्वे और जो हाई लैटिट्यूड के लोग हैं, वो ऐसे एरियाज में आना पसंद करते हैं जहाँ पे उन्हें लंबे समय के लिए क्या मिले? धूप, सनशाइन, क्योंकि उनके अपने देश में इंसुलेशन बहुत ही कम होता है। पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। जो गर्म एरिया के लोग होते हैं वो ठंडे एरिया में जाते हैं, जो ठंडे एरिया के लोग होते हैं वो गर्म एरिया में आना पसंद करते हैं। नेक्स्ट इज लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है आपका? आपको पता है कि जो प्लेन में रहता है वो कहाँ घूमना पसंद करेगा? माउंटेन्स में, क्योंकि हमने मान लो कभी माउंटेन ही देखा है ना। जो माउंटेन में रहता है वो कहाँ पसंद करेगा? प्लेन में या कोस्टल एरियाज में। तो जो लैंडस्केप होता है वो भी काफी अट्रैक्ट करता है, लाइक माउंटेन्स, लेक्स, सी कोस्ट। ये जो इंपॉर्टेंट जो है लैंडफॉर्म्स हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सी कोस्ट आपको हर जगह नहीं मिलता है, माउंटेन्स आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। The next attraction for tourism is history and art. Then there are certain places in India which attract people towards themselves because of their cultural background and historical जो भी वहाँ पे historical and cultural जो भी उनका background है. For example,
जैसे अगर आप जैसे आपने कहा कि आप किसी आप ग्रीस चले जाइए, आप इटली चले जाइए, आप लंदन जाइए, तो वहां पे आप क्या देख सकते हो, चर्चेस है ना, जो बहुत पुराने चर्च होते हैं, चर्च आप देख सकते हो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट देख सकते हो। आप दिल्ली जाइए तो वहां पे आपको जैसे कि मुगल्स के टाइम के काफी आर्किटेक्चर, या दिल्ली सल्तनत के आपके जो है, जैसे कि इल्तुतमिश ने बनाया था ना, वो कंप्लीट किया था आपका, वो क्या था, कुतुब मीनार। देन आपका जो भी है, मतलब देन आप आगरा चले जाइए, फतेहपुर सीकरी चले जाइए। तो ये हमारे, जब आप वहां जाओगे तो आपको एक फीलिंग होती है कि हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे उस टाइम में, कि किस टाइम ये बना है, आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले। तो ये आपको, देन विजयवाड़ा चले जाइए, साउथ में हम्पी देखने चले जाइए, मदुरई जाइए, वहाँ पे ओल्ड टेम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। आप बनारस जाइए, है ना। सो दीज प्लेसेस हैव हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। Then culture and economy. These attract tourists with a pendant for experiencing ethnic and local customs. Besides, if a region provides the need for tourists at a cheap cost, it has likely to become very popular. Homestay has emerged as a profitable business, such as होम्स इन गोवा, मेडिकेयर एंड कुर्ग। मतलब कल्चर के लिए भी हम जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग मान लो यहाँ पे हैं, तो आपको मन करता है कि गोवा का हम एक जो कल्चर है उसे देखें, कोंकणी जो कल्चर है, या महाराष्ट्र का कल्चर है, या वहाँ के लोग हमारा कल्चर देखना चाहते हैं, पहाड़ी कल्चर। तो इस तरह से लोग कल्चर के लिए भी दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे होम स्टे करते हैं। गोवा में आप जाएंगे तो आपको होम स्टे का बहुत साधन मिलेगा, या फिर आप कर्नाटका या केरल में जाएंगे तो होम स्टे क्या होता है, घरों को एज ए होटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जहाँ पे अपना खुद का खाना बना सकते हो और वहाँ पे आप रह सकते हो। तो ये लोगों का बिजनेस होता है। तो ये आपका टूरिज्म का खत्म हुआ। टूरिज्म आप समझ गए। टूरिज्म में अट्रैक्शंस ऑफ टूरिज्म पढ़ लेना, एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट। आप रीड करिए। ये जो बच्चा क्लास में बैठा है, इधर आना जरा, तुम इधर आओ, इधर आओ जल्दी। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ तुम, पहले यहाँ खड़े हो जाओ तुम। अभी मेरे से बात करना शुरू, अभी जब क्लास ओवर होगी तो यहाँ खड़े हो जाओ। Now next topic is medical services for overseas patients in India. अब मेडिकल टूरिज्म से एक हमारा और टूरिज्म सामने आता है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? बेसिकली जब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं फॉर मेडिकल पर्पस, ठीक है। टूरिज्म के साथ साथ उनका मेडिकल जो होता है मेन एक एम होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। मेडिकल टूरिज्म क्या है? बॉक्स में देखो दिया हुआ है, when medical treatment is combined with international tourism activity, it lends itself to what is commonly known as medical tourism, ठीक है। और इंडिया जो है, इंडिया है या फिर आपके और कई कंट्रीज हैं, वो बहुत तेजी से मेडिकल टूरिज्म की फील्ड में बहुत मतलब एडवांस हो रहे हैं। लाइक मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया। About 55,000 patients from USA visited India in 2005 for treatment. तो 2005 में कम से कम 55,000 लोग यूएसए से कहां पर आए? इंडिया में फॉर मेडिकल पर्पस। आप बता सकते हैं कि क्यों इतने लोग इंडिया में आते हैं मेडिकल पर्पस के लिए? क्या उनके देश में मेडिकल ट्रीटमेंट बेकार है या क्या है? एंड फ्रॉम यूएसए नहीं, ज्यादातर डिमांड कहाँ से होती है? हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट के देश है, वहां से बहुत लोग हमारे इंडिया में इलाज कराने आते हैं। इंडिया में आते हैं या फिर सिंगापुर जाते हैं या फिर मलेशिया जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं। तो ऐसा क्यों है मैम? क्योंकि जो इंडिया में मेडिकल फर्टिलिटी है मैम, वो चीप है। वेरी गुड। तो जैसे एक बच्चे ने बताया, गरिमा ने शायद, कि जो मेडिकल टूरिज्म है इंडिया में, मेडिकल जो फैसिलिटीज है दे आर चीप। जैसे इन्होंने बताया कि योगा के लिए, योगा एक तो इट इज अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री फॉर इंडिया। देन मेन बात क्या है कि हमारे इंडिया में बेस्ट फैसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज एट अ प्रॉपर रेट। हम बहुत सस्ता भी नहीं कहेंगे, लेकिन उनके लिए सस्ता हो जाता है क्योंकि वो डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो अब बताइए, कोई भी बीमारी ऐसी है, उनको पता है, अब वो किसी और देश में क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान में क्यों नहीं चले जाते? या किसी और भी ऐसे, हमारे बांग्लादेश है या हमारा ये श्रीलंका है, तो वहां भी जा सकते हैं, वहां भी सस्ते में उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। लेकिन वो इंडिया में क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो एडवांस लेवल की है, स्पेशली इन आर 4 मेट्रो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज। वहां पे आपको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मिलेंगे। अपोलो है, चाहे आपका हिंदुजा हॉस्पिटल है, या फिर जो भी आप चेन्नई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मिलते हैं विद वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज विद इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो उन्हें पता है कि जितना अगर मान लो कोई बीमारी है,
उसका जो इलाज अगर हम अमेरिका में करवाएंगे, यूरोपियन कंट्री में करवाएंगे, तो उसका हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पे बहुत खर्चा है, ये बहुत महंगा होता है, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा लगेगा, और उसके कंपैरिजन में यहाँ पे उसका कॉस्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि कुछ अगर हमारे नेबर्स जो है उनमें कोई बीमार है, तो वो बाहर जाने की बजाय वो कहाँ पर आते हैं, इंडिया में आते हैं, चाहे दुबई से आए, चाहे आपके पाकिस्तान से आए, चाहे बांग्लादेश से आए, चाहे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से आए, तो इंडिया में बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिज्म है। और क्यों है, सस्ता अगर होता, लेकिन अगर क्वालिटी सही नहीं होती तो क्या लोग आते, तब तो इलाज ही नहीं करवाते। लेकिन क्यों आते हैं, बिकॉज वर्ल्ड क्लास बेस्ट फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है, इलाज भी है हमारे पास बीमारियों की, ठीक है ना, जो अमेरिका प्रोवाइड करता है, जो यूरोपियन कंट्रीज प्रोवाइड करती है, वो सेम टेक्नोलॉजी, सेम जो है हमारे पास वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स भी हैं। आप अमेरिका में जाओगे तो वहां भी बहुत अच्छे इंडियन डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, है ना। तो हमारा जो सर्विसेज है ना, वो वर्ल्ड फेमस है। जो लोग यहाँ से ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं वो अपना फीडबैक देते हैं वहाँ पे, तो इससे उन्हें पता है कि हमारा इलाज इंडिया में भी आसानी से हो जाएगा, और वो भी कम रेट पे। अब मान लो पाकिस्तानी, एक मिडिल ईस्ट एक है बांग्लादेशी, वो जाएगा अमेरिका में इलाज कराने, डॉलर में उसका खर्चा होगा, और उससे बेहतर वही सेम फैसिलिटी उसको इंडिया में मिल रही, कैंसर का इलाज हो, चाहे कोई भी बीमारी, तो वो इंडिया में आके क्यों ना करवा ले, है ना। तो इसीलिए हमारा जो टूरिज्म है वो काफी तेजी से, मेडिकल टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है। नाउ व्हाई, ये क्वेश्चन आता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब सारे। देन this is still a small number compared with the million of surgeries performed each year in the US healthcare system. India has emerged as a leading country of medical tourism in the world. World class hospitals, first point है इसका, world class hospitals located in the metropolitan cities cater to patients all over the world. Medical tourism brings abundant benefits to developing countries like India, Thailand, Singapore and Malaysia. Beyond medical tourism is the trend of outsourcing of medical test and data interpretation. ठीक है, मेडिकल टूरिज्म तो है ही, साथ ही साथ मेडिकल ये है आपका जो है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मेडिकल टेस्ट। आपको पता है कि बहुत सारे जो दुनिया के हॉस्पिटल्स हैं डेवलप कंट्रीज में, वो अपना बहुत सारा जो ऑनलाइन काम होता है उसे वो कहाँ आउटसोर्स कर देते हैं। आपने आउटसोर्सिंग सुना है ना, जब हम अपना काम दूसरे देशों में भेज देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आउटसोर्सिंग। जैसे आपने कॉल सेंटर सुना होगा, ठीक है ना। लेकिन उसी रेंज पर, उसी तरीके से आपका ये भी होता है, मेडिकल आउटसोर्सिंग होती है। मान लो कोई बहुत सारे हॉस्पिटल्स चलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसके बहुत सारे डेटास को हमें सिक्योर करना होता है। वो डेटा वहां पे ना करवा के हम क्या कर देते हैं, हमारे जैसे एशियाटिक कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर भेज देते हैं, जहाँ पे यहाँ के लोग उसको क्या करते हैं, पूरी फाइल बनाते हैं, पूरा उसको स्टोर करते हैं, और फिर वो उसको स्टोर करने के बाद, प्रॉपर करने के बाद, फिर वापस जो है हॉस्पिटल्स को सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, कहते हैं मेडिकल जो है डेटा को आउटसोर्स करना। इससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला इंडिया में, बीपीओज में लोग काम करते हैं ना, सुना आपने, बिजनेस आउट कॉल सेंटर्स, तो बहुत सारे लोगों को इससे रोजगार मिला हुआ है इंडिया में। तो ये भी एक तरीका है। हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, जिसे हम एमआरआई कहते हैं, देन अल्ट्रासाउंड, ये सारे टेस्ट इंडिया में आसानी से हो जाते हैं। आउटसोर्सिंग होल्ड्स ट्रिमेंडस एडवांटेज फॉर पेशेंट्स इफ इट इज फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर, ठीक है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ आप अच्छे से करेगा। पहले तो मेडिकल टूरिज्म की डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर लेना, एंड देन हाउ व्हाई मेडिकल टूरिज्म इज इट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया और इन सर्टेन कंट्रीज। तो उसका आंसर मैंने आपको पूरा टिक मार्क करा दिया है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट है वो हमारा क्वार्टरली एक्टिविटीज है, जिसे हम कल की क्लास में करेंगे। तो जितना आज मैंने पढ़ाया, पहले मैं उसको आपसे पूछूंगी, आपका टेस्ट लूंगी, उसके बाद जो है आप आगे उसको मैं इस टॉपिक को कल फिनिश करना ही करना है, ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ।